दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो शनिवार को टेस्ट हुआ था 24 तारीख को, उसका रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन। तो रीजनिंग का सॉल्यूशन बताऊंगा, विथ डिटेल बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो देखो, सबसे पहला सवाल है शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी वेन डायग्राम का सवाल है। तो क्या शिक्षक स्नातक हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सारे हो ये जरूरी नहीं है, कुछ हो सकते हैं। शिक्षक जो है वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं, मतलब थोड़े से, ठीक है। और जो स्नातक है वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं, मतलब सब एक दूसरे में हो सकते हैं। और जब सब एक दूसरे में हो सकते हैं तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? सी वाला। क्लियर। चलो सेकंड देखो, दूसरा लिखा है महिलाएं, मां और विधवाएं। तो महिलाएं, मां और विधवाएं, सारी जो मां है वो सब मां क्या होती है? महिलाएं होती है। और सारी जो विधवाएं हैं, तो विधवाएं जो है वो भी क्या होगी? तो विधवाएं भी क्या होगी? महिलाएं होगी। लेकिन कुछ विधवाएं जो है वो मां हो सकती है। तो इसका मतलब है ये दोनों आएंगे तो महिला के अंदर, लेकिन मां जो है कुछ विधवाएं हो सकती है, मतलब अंदर क्या रहेगा? क्रॉस। और इसके लिए आपको साफ दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक कलर कर रखा है। तो यहां से इसका आंसर कौन सा होगा? डी वाला। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तीसरा सवाल। टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र। क्या टेनिस प्रशंसक जो है क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये छात्र हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी छात्र हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब सब आपस में एक दूसरे हो सकते हैं। और जब सब हो सकते हैं तो राइट आंसर कौन सा आएगा? सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, यहां है 4 नंबर सवाल। संगीतकार पुरुष और महिलाएं। तो संगीतकार जो है, क्या संगीतकार पुरुष हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। संगीतकार महिलाएं हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन पुरुष महिला हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका कनेक्शन इन दोनों से है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो पुरुष अलग, महिला अलग। तो संगीतकार जो है वो यहां बीच में आ जाएगा और इधर पुरुष अलग, महिलाएं अलग। मतलब आंसर कौन सा हुआ इसका? ए वाला। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहां पर त्रिभुज। त्रिभुज है विषमभुज त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। विषमभुज त्रिभुज का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, यहां 5 हो गया, ऐसे। फिर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब है यहां से 3 4 5, जैसे ये है, ये हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज तो इसका मतलब है क्या? ट्राइंगल। तो आएंगे तो दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे? त्रिभुज के अंदर ही आएंगे। लेकिन विषमभुज त्रिभुज का समकोण त्रिभुज हो सकता है क्या दोस्तों? तो देखो यहां समकोण त्रिभुज में भुजाएं क्या? 3 4 5, मतलब तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है तो विषमभुज त्रिभुज हुआ, लेकिन वो समकोण त्रिभुज भी है। तो इसका मतलब कुछ समकोण त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ हो सकते हैं, तो अंदर जाके दोनों क्या हो जाएंगे? क्रॉस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? डी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाविक, जहाज और महासागर। तो भाई नाविक कौन होता है? जो जहाज चलाता है। तो जहाज के अंदर ही होगा नाविक। फिर उसके बाद जो जहाज कहां चलते हैं? तो महासागर के अंदर चलते हैं। तो एक महासागर, महासागर के अंदर, तो ये महासागर हो गया, उसके अंदर जहाज हो गया, और जहाज के अंदर कौन बैठा हुआ है? नाविक। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, 7वां सवाल। ट्रक, जहाज और सामान। तो सामान जो ले जाते हैं, तो सामान जहाज में भी ले जा सकते हैं। सारा सामान जहाज में जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जहाज भी ले जा सकते हैं। फिर ट्रक, तो सामान जो है वो ट्रक में भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि सामान ट्रक में भी जा सकता है, सामान जहाज में भी जा सकता है, लेकिन ट्रक अलग है और जहाज अलग है। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन उसका कनेक्शन इन दोनों से। जब भी ऐसा कभी सवाल आए कि एक का कनेक्शन दोनों से हो, तो वो बीच में रहेगा और बाकी दो साइड में आ जाएंगे। तो देखो सामान का कनेक्शन दोनों से है, मतलब एक तरफ ट्रक आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा? जहाज आ जाएगा। लेकिन ऐसा डायग्राम इसमें देखो कहीं दिख रहा है आपको? ये वाला डायग्राम, इसको क्या ऊपर नीचे ऐसे रख दिया है, तो बात वही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? डी। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 8वां सवाल। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र शिक्षक, कवि और स्नातक के बीच अच्छा संबंध बताता है? ये जस्ट आपने आगे पढ़ा है कि शिक्षक जो है वो कवि हो सकता है, शिक्षक स्नातक हो सकता है, कवि स्नातक हो सकता है, सब आपस में हो सकते हैं। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है। चलो आगे 9वां सवाल देखो, 9वां सवाल में लिखा है संयुक्त परिवार वाले व्यक्ति, ये इसको शो कर रहे हैं। फिर स्कूल के शिक्षक, वो इसको शो कर रहे हैं। और विवाहित व्यक्ति, वो इसको स्क्वायर को शो कर रहे हैं। अब क्या पूछा है? जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित है। अविवाहित का मतलब क्या हुआ? यहां विवाहित लिखा है, तो विवाहित व्यक्ति को स्क्वायर शो कर रहा है और ये कह रहा है अविवाहित, मतलब विवाहित में से आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसमें से आंसर नहीं आना चाहिए, तो मैं हटा ही देता हूं कि आंसर इसमें से आना ही नहीं चाहिए। और जो स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं, तो मतलब स्कूल के शिक्षक भी नहीं है, तो स्कूल के शिक्षक में भी आंसर नहीं आना चाहिए। का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब संयुक्त परिवार वाला तो है लेकिन वो अविवाहित है, तो इधर भी नहीं आएगा, स्कूल के शिक्षक में भी नहीं आएगा, बचे कौन? ई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ई। चलो नेक्स्ट देखो,
तो ये है 10वां सवाल। 10वें सवाल में दे रखा है सरकारी कर्मचारी ये है, शहरी व्यक्ति ये है, स्नातक है और लिपिक है मतलब क्लर्क है। ठीक है, अब सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सभी शहरी व्यक्ति स्नातक है। क्या सारे के सारे शहरी व्यक्ति जो त्रिभुज में आ रहे हैं क्या वो सब स्नातक के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, मतलब गलत। दूसरा देखो, कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी है लेकिन शहरी नहीं है। तो कुछ क्लर्क, तो लिपिक मतलब क्लर्क, और क्लर्क कौन सा है? ये वाले। तो ये देखो ये क्लर्क, तो ये कह रहा है कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी है। हाँ जी बिल्कुल है, कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी है लेकिन शहरी नहीं है। लेकिन शहरी नहीं है भाई, ये तो सारे के सारे शहर के अंदर ही आ रहे हैं। तो सारे के सारे शहर के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हुआ? ये भी गलत हो गया। चलो और देखते हैं आगे। यहां से लिखा तीसरा, सभी सरकारी कर्मचारी क्लर्क है। सारे के सारे सरकारी कर्मचारी जो है वो सब क्लर्क है क्या? नहीं, ये भी गलत है। फिर लिखा कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है। तो कुछ शहरी व्यक्ति, तो शहरी व्यक्ति का मतलब हो गया ये वाले, और कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है। तो ये देखो स्नातक की 10 वाली जो संख्या है वो शहरी के अंदर नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, तो आंसर कौन सा हुआ? डी। चलो आगे देखते हैं 11वां सवाल। 11वें सवाल में लिखा है कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है? तो ये है भारतीय, ये है नेता और ये है गायक। तो क्या बोल रहा है? जो नेता नहीं है हमेशा नेगेटिव, ऐसे सवाल में नेगेटिव अगर दे रखा हो ना वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। नेता नहीं है मतलब नेता के अंदर से आंसर नहीं आना चाहिए। तो नेता के अंदर ये जो राउंड है इसके आंसर से कोई आंसर नहीं आएगा। फिर ये कह रहा है कि भारतीय और गायक, इसका मतलब भारतीय हो और गायक हो मतलब इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हो गया? 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। चलो नेक्स्ट देखो 12वां सवाल। अगला है 40 लड़कों की पंक्ति में माणिक दाएं से 14वें स्थान पर है। तो इसका मतलब एक पंक्ति बना दो ऐसे, और दायां, दायां का मतलब हो गया इस साइड से दायां। ठीक है, तो माणिक जो है, तो एम लिख देता हूं, माणिक दाएं से 14वें स्थान पर है। ये 14 स्थान है उसका, यहां से इधर से। और क्लास में टोटल कितने हैं? तो टोटल है कितने बच्चे? 40। अब आगे क्या बोला है? उसका बाईं ओर से स्थान क्या होगा? मतलब सिंपल सवाल पूछा, इधर से स्थान कौन सा होगा? तो टोटल क्लास में 40 बच्चे हैं, 14 बच्चे यहां तक हो गए, इसको माइनस कर दो और वापस +1 कर दो ताकि गिनने में आ जाए। तो 40 - 14 हो गया 26, और 26 + 1 हो गया 27। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? 27, मतलब डी। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 13। 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक कतार में खड़े हैं। तो एक कतार में खड़े हैं, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति है तथा बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति है। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति है और ए के पीछे 21 व्यक्ति है, तो कतार में न्यूनतम कितने व्यक्ति है? इसका मतलब हमें यह देखना पड़ेगा कम से कम कितने हो सकते हैं। तो देखो ए, बी और सी 3 है, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति है, तो ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति, ये लिख दिया 5 बीच में, तथा बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति। बी और सी के बीच में 8 है, तो अगर मैं सी उधर लिखूंगा तो संख्या और ज्यादा हो जाएगी, हमें कम से कम लेना है। तो इसका मतलब मैं सी को इधर बिठाऊं तो इससे क्या होगा कि ये बीच में 5, ये तो यही हो जाएंगे, तो इससे थोड़ी सी संख्या कम करनी हमें। तो ये कह रहा है कि बी और सी के बीच में 8 है, तो बी और सी के बीच में 8 है, तो 5 तो ये वाले और एक बैठा है ए, तो कितने हो गए? 6 ये हो गए। हमें बिठाने हैं कितने? 8, तो इसका मतलब यहां और कितने बिठा दो? 2। तो बी और सी के बीच में देखो 8 व्यक्ति हो गए। अब आगे देखो और क्या है, यदि सी के आगे, तो सी के आगे 3 व्यक्ति है, तो सी के आगे 3 व्यक्ति मतलब इधर 3 और हो गए, और ए के पीछे 21 व्यक्ति, ए के पीछे 21 है, तो ए ये बैठा, इसके पीछे 21 है, तो अभी कितने हो गए? ऑलरेडी 5 और 1 6 तो हो गए, मतलब 21 है उसमें से 6 हो चुके, तो बचे कितने? तो बचे 15 और, तो या पीछे 15 और हो जाएंगे, तो ए के पीछे 21 हो गए टोटल। अब वो बोल रहा है कतार में न्यूनतम कितने व्यक्ति है? तो आप दोस्तों गिनते हैं, 3 तो ये वाला, 1 सी है, फिर 2 ये, फिर 1 ये है, फिर 5, 1 ये बी और फिर 15। अब टोटल करते हैं कितना हुआ? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 15, तो 13 और 15 कितना हो गए? 28। मतलब इस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति जो है वो कितना है? 28 है। अब देखिए 14वां सवाल, तो ये है 14वां सवाल 14। अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है। तो अजय जो है ऊपर से 16वें स्थान पर है, तो यहां मैं लिख देता हूं ये है अजय, और अजय का ऊपर से नंबर है 16,
और परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में नीचे से 29वें स्थान पर है। तो इसका मतलब इसका स्थान नीचे से 29वें नंबर पर है। तो ऊपर से इसका स्थान है 16 और नीचे से 29। इसका मतलब हम पता कर सकते हैं कि टोटल यहां पर कितने स्टूडेंट है। तो यहां टोटल पता करने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो ऊपर से संख्या है और जो नीचे से संख्या दोनों को जोड़ दो, जिससे अजय 2 बार जुड़ने में आ जाएगा, इसलिए एक वापस हम क्या करेंगे कम। तो यहां से हो जाएगा 16 प्लस 29 माइनस 1 28। तो 16 प्लस 28 मतलब हो गया 44। तो ये हो गए 44। कौन से हैं ये, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। आगे क्या बोला है, 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। इसका मतलब 6 ऐसे जो परीक्षा में बैठे ही नहीं। फिर है कि 5 इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए, मतलब 5 फेल हो गए। तो 5 फेल हो गए, 6 तो आए नहीं थे और पास कितने हुए, पास 44 हुए। अब पूछा है परीक्षा में कक्षा में कितना लड़के थे। तो कक्षा में कितने लड़के थे, तो 44 और 6 50, 50 और 5 55। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं 15। सवाल है, रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे। तो 39 बच्चों की एक क्लास है, यहां ये क्लास हो गई, मैं सुमित से 7 स्थान आगे है। तो यहां मान लो ये सुमित है और सुमित से 7 स्थान आगे है कौन, रवि। तो आगे का मतलब है इधर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां वो है। ध्यान ना, 7 स्थान आगे का मतलब है 7वीं सीट पर है। तो 6 बीच में छोड़ दो, यहां पर ये हो गया रवि। ठीक है, और टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 39 है। फिर आगे क्या बोला, यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है। तो सुमित का स्थान जो है अंतिम यहां से इसका स्थान है 17वां। ठीक है, तो क्या बोला है, प्रारंभ से रवि का स्थान कौन सा है, मतलब रवि का स्थान पूछा है, प्रारंभ से कौन सा है। तो दोस्तों समझना, यहां से सुमित का अंतिम से 17 स्थान है और यहां रवि जो है उससे 7 स्थान आगे है। तो 7 स्थान आगे है तो इसमें जोड़ दो 7 और इधर लिख दो। तो 17 और 7 कितना हो गया, 24। इसका मतलब जो है रवि का स्थान अंतिम से कौन सा नंबर पे आया, 24 पे। क्लास में सारे बच्चे कितने हैं, 39 है। तो हमें स्थान निकालना है रवि का आगे से कौन सा नंबर है। तो क्या करेंगे, 39 टोटल, उसमें से 24 हटा देंगे और उसमें जोड़ेंगे 1। तो 39 माइनस 24 करें तो कितना आया, 15 और 15 प्लस 1 कौन सा आएगा, 16। इसका मतलब यहां से इसका कौन सा स्थान हुआ, 16वां स्थान हुआ। क्लियर। चलो अगला सवाल देखो। सवाल है 16वां, लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। तो यहां से लड़कियों की एक पंक्ति है, उसमें काम्या बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। तो यहां मैं लिख देता हूं काम्या बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और प्रीति दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है। तो प्रीति दाईं ओर से, ये प्रीति और दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है। फिर आगे, जब वे अपने स्थान की अदला बदली करती है, मतलब ये हुआ कि काम्या यहां जाके बैठ जाती है और प्रीति फिर यहां आके बैठ जाती है, दोनों स्थान इधर से इधर चेंज कर लेती है। तो काम्या बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ जाती है। तो काम्या का स्थान इधर से, अब ये जो स्थान दिख रहा है वो 13 नंबर वाला स्थान हो गया। तो पहले काम्या 5वें नंबर पे थी, अब वो 13 नंबर पे चली गई है। तो ये पूछा कि दाईं ओर से प्रीति का नया स्थान क्या होगा। तो दोस्तों समझना, जब भी ऐसा कभी सवाल आए तो सीधा सा समझो कि भाई पहले ये 5वीं सीट पे थी, अब वो उसकी सीट 13 नंबर की हो गई है। तो यहां से यहां इसकी सीट में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसकी सीट में वृद्धि हुई है 8 की। तो जितनी वृद्धि इसकी सीट में होगी, इसकी सीट में भी उतनी वृद्धि होगी, क्योंकि वो भी तो यहीं आ रही है। बीच के जो लोग स्टूडेंट है वो तो सेम ही है। तो इसका मतलब यहां पर है 6 और यहां कौन सा नंबर होगा, तो हम इसमें भी 8 ही जोड़ेंगे। तो 6 और 8 कितना हो गया, 14 14। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, 14। डन। चलो नेक्स्ट सवाल देखो 17। नेक्स्ट सवाल में है, रिचर्ड लड़कों की कतार में सामने से 15वें स्थान पर है। तो रिचर्ड जो है वो लड़कों की कतार में सामने से 15वें नंबर पर है। तो ये 15 नंबर लिख दिया रिचर्ड का। सामने से मतलब यूं समझो बाएं से, ठीक है, ऐसे। अब आगे क्या लिखा है, उसके सामने जितने लड़के हैं, उसके सामने, मैंने सामने से अगर 15 लिखा तो सामने मतलब इधर, ठीक है। उसके सामने जितने लड़के मतलब कितने हैं, तो यहां से यहां कितना है, 15। तो 15 से पहले कितने हुए, 14, 14 ये। अब क्या बोल रहे हैं, उसके सामने जितना लड़के हैं उसके तिगुने उसके पीछे हैं। तो 3 गुने मतलब 14 का 3 गुना कितना हुआ, 42। तो इसका मतलब है इसके पीछे 42 है। तो यहां से आगे 14 है और पीछे 42 बच्चे हैं। चलो अब आगे देखो क्या है, और कतार के अंत से 7वें लड़के, कतार के अंत से ये और अंत से 7वें लड़के, तो इसका मतलब 7वां नंबर का लड़का
अंत से 7वें लड़के और रिचर्ड के बीच कितने लड़के हैं, मतलब रिचर्ड और इनके बीच में कितने, हमें यह पता करना है। तो दोस्तों देखो, रिचर्ड के जस्ट बाद में 42 बच्चे अभी पता चला हमें, और 42 में से ये कह रहा कि ये लड़का 7वां, तो इसका मतलब 7 हटा दो यहां तक, मतलब यहां तक 7 है तो 7 पीछे छोड़ दो, तो इसके बाद है 42 है, और 42 में से अगर 7 हटा देते हैं तो 42 में से अगर 7 हटा देता हूं तो अब कितने बच गए, अब 35 बच गए। तो इसका मतलब रिचर्ड के बाद 35 बच्चे हैं इससे पहले पहले, तो इससे पहले पहले और इसके बाद में यहां कितने हो गए, 35, क्योंकि 7 तो वो है ही है। तो इसका आंसर है बीच में कितने बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 35। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 18वां। 29 लड़कों की पंक्ति में रोहित, तो 29 लड़कों की पंक्ति में वापस ये पंक्ति और इस पर रोहित, ये रोहित, ठीक है। 29 लड़कों 29 है और 29 लड़कों की पंक्ति में रोहित जो है वो बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो ये हो गया 17वें स्थान पर, ठीक है। और करण उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो करण जो है दाएं से मतलब इधर से 17वें स्थान पर है। लेकिन एक चीज और, रुक जाना यहां पर, अब पॉइंट समझना, ये कह रहा है कि ये वाला इधर से 17 है ना, वो इधर से 17 है, तो इसका मतलब हम इसको यहां बनाए, कहां बनाए, क्योंकि देखो 17 इधर से है ना, अगर मैं यहां पर करण लिखता हूं, मान लो जैसे यूं मानो ये है कि ये करण लिखा मैंने कि ये 17 है, कि इधर से 17 है, तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि 17 और 17 कितना हो गया, 34, जबकि बच्चे कितने हैं क्लास में, 29 ही है। इसका मतलब है कि जो करण है वो करण इस तरफ नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं करण यहां नहीं है, करण को फिर इधर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि 17 और 17 34 हो रहे थे, इसका मतलब करण इस तरफ आ गया है। तो यहां से लाइन ऐसे ले रहा हूं मैं कि करण को यहां बिठाओ, तो ये हो गए इधर से 17 और ये इधर से 17, तो मतलब ये है आपका कौन, रोहित, रोहित बाएं से 17 है और करण दाएं से 17 है, ठीक है, क्रॉस हो गए दोनों एक दूसरे। अब आगे आते हैं, इससे क्या बोला है, तो पंक्ति में उनके बीच में कितना लड़के हमें यह पता करना है। तो पंक्ति में बीच में कितना है ये पता करना है, तो दोस्तों देखो सीधा सा लेते हैं कि रोहित का स्थान कौन सा है, 17, क्लास में सारे बच्चे कितने हैं, 29, तो रोहित के बाद कितने हैं, तो भाई रोहित के बाद कितने हैं, तो 29 में से 17 हटा दो, तो 29 में से 17 हटाओ कितना आया, 12, इसका मतलब रोहित के बाद में 12 बच्चे हैं, तो रोहित के बाद में 12 है, और रोहित का नंबर कौन सा है, तो रोहित का नंबर तो 13 आएगा। अब आते हैं यहां से, ये कह रहा है कि करण जो है वो 17वें स्थान पर बैठा है अंतिम से, तो यहां रोहित का नंबर कौन सा है, तो दोस्तों देखो रोहित के बाद 12 बच्चे हैं, तो रोहित का नंबर अंतिम से अगर गिना जाए तो 13 नंबर पे है, और करण बैठा है अंतिम से 17 नंबर की सीट पर, तो बीच में कितने हैं, तो 13 नंबर की सीट इसकी है, 17 नंबर की सीट इसकी है, तो बीच में कौन कौन है, 14 नंबर वाला, 15 नंबर वाला और 16 नंबर वाला, क्योंकि 17वीं सीट पे तो बैठा ही है, तो बीच में कितने बच्चे हैं दोस्तों, 3, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल लिखा है वर्णमाला के दाईं ओर से 18वें, तो वर्णमाला मतलब क्या होती है, ए टू जेड, तो ये है यहां पर ए और लास्ट में क्या है, जेड, तो वर्णमाला के दाईं ओर से मतलब इधर से, वर्णमाला के दाईं ओर से 18वें वर्ण के दाईं ओर 7वां, तो 18वें वर्ण के दाईं ओर 7वां, मतलब सेम सेम नाम जब आता है दायां दायां तो क्या करते हैं माइनस, तो 18 मैंने 7 मतलब हो गया 11वां, मतलब हमें अंतिम से 11वां आंसर ढूंढना है कि अंतिम से 11वां कौन सा है। अभी मैंने एबीसीडी आपको ऐसे लिखी है, एग्जाम में कभी भी एबीसीडी ऐसा मत लिखना, एग्जाम में हमेशा लिखना ए से एम ऐसे ऊपर से नीचे और एन से जेड नीचे से ऊपर, इससे वो ढूंढ रहा है 11वां अक्षर कौन सा है, तो आप यहां देखोगे तो 11 पे आता है के और उसके जस्ट अपोजिट यहां लिखा हुआ मिल जाएगा पी, जहां लिखा होगा 16, तो आपको पूछा दाएं से 11वां कौन सा है, तो दाएं से 11 गिनोगे तो आपको मिलेगा आंसर कौन सा, पी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, पी हो गया। क्यों है पी, क्योंकि हम उधर से गिन रहे, तो आपको गिन के बता दो जिनको नहीं पता हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अंतिम से 11वां कौन है, पी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है यदि वर्णमाला के अंतिम 10 वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है अंतिम 10 को, अंतिम 10 मतलब ये वाले अंतिम 10 वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहां P के बाद Q उधर चला गया है और Q R S T U V W X Y Z ऐसा हो गया है। लिखा जाए तो निम्नलिखित में बाईं ओर से 13वें वर्ण के दाईं और छठा वर्ण, तो पहले क्या लिखा है बायां,
तो बाईं ओर से 13वां और दाईं ओर छठा, तो बायां दायां अलग अलग नाम आ जाए। जब अलग अलग नाम आता है तो हम प्लस करते हैं, और 13 + 6 19 हुआ, मतलब हमें बाईं तरफ से 19वां ढूंढना है। तो इधर से 19वां ढूंढना है, तो दोस्तों देखो 16 तक तो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, हमें 19वां ढूंढना है। तो एग्जाम में पूरा मत लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, ठीक है। आप समझो ए से पी है 16 नंबर पे, हमें लेना है कौन सा, तो P के बाद Q जो है वो चेंज हो गया है, तो यहां आएगा कौन, Z, ये आया 17 नंबर पे। Z के पास में कौन होता है, Y, वो 18 नंबर पे, और इसके पास में कौन आएगा, X, जो 19वें नंबर पे होगा। तो हमें बताना है 19 नंबर पे कौन है, तो 19 पे कौन आ गया, X आ गया। अब आप पूरा अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो एग्जाम में कैसे करना चाहते हो, मैं आपको यहां से एक तरीका और बता देता हूं। A से लगाकर P तक 16 अक्षर हो गए। अब इसके जस्ट पास कौन आ रहा है, Z आ रहा है, तो आपने ABCD जैसे लिखे ना वैसे रहने देना, WXYZ जैसी है उसको वैसे रहने दो। 16 यहां आ गया तो सीधा 17 इसको गिन लो, भाई उधर से इधर ही तो आना है, ये तो मैंने लिख के बताया आपको, करना ऐसा कुछ नहीं है। 16 यहां, आप इसको 17 गिन लो, 17 ये है तो इसके पास में 18, और 18 के बाद कौन आ जाएगा, 19, तो आप आंसर ऐसे ले लो। तो यहां से आंसर कौन सा हो गया, X 19। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखो, अब है व्यवस्थित क्रम, मतलब राउंड टेबल वाले सवाल। तो राउंड टेबल में क्या लिखा है, ABCDEF और G, कितने लोग हो गए, 7। तो इसका मतलब हम करते हैं 7 लोगों के लिए सीट का बंदोबस्त, कि भाई 7 लोग बैठ सके, तो ये हो गया 7 लोगों के लिए सीट। अब आते हैं 7 लोग सीट भी लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सीट लगा दी 7 के, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखा है, जो लिखा है उस पर चलते हैं। G जो है वो C के बाईं ओर दूसरा है, तो C के बाईं ओर, तो C ये रहा, और बायां मतलब होता है इधर, तो ये हो गया G यहां पर। तो G जो है C के बाईं ओर दूसरा है। जो शब्द जब भी आता है वो हमेशा किसकी बात करता है, सेकंड की, मतलब वो बात कर रहा है C की। तो जो F के बाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब C जो है F के बाईं ओर, तो F इधर होगा तो उसका बायां इधर होगा, तो F को यहां बैठना है ताकि इसका बायां इधर हो जाए, ठीक है। आगे ये लाइन होगी कंप्लीट। अब E के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति A है, तो E के बाईं ओर, तो बायां चलता है इधर से इधर, तो अगर मैं E यहां बिठाता हूं तो बाईं ओर 1 2 3 यहां पर, तो यहां पर तीसरा व्यक्ति, तो 1 2 3 यहां A आ सकता है, यहां बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते, यहां E बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते। तो और क्या तरीका हो सकता है, एक ये हो सकता है कि यहां अगर E बिठा दूं तो 1 2 3 यहां A हो सकता है। मतलब 2 कंडीशन हो सकती है कि अगर E इधर हुआ तो A यहां हो सकता है, अगर E इधर हुआ तो A इधर हो सकता है, मतलब 2 कंडीशन बनती है। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, D और E के बीच में B बैठा है, तो D और E के बीच में B बैठा है। अगर मैं E यहां बिठा देता हूं तो D और B के बीच में, मुझे D और E के बीच में B बिठाना है, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां मैं अगर यहां D लिख भी देता हूं तो बीच में तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है E को इधर नहीं होना चाहिए, E को उधर ही होना चाहिए। तो यहां से अगर E इधर होता है तो यहां पर A आ जाएगा, और D और E के बीच में B बिठाना है, तो E ये रहा तो D ये रहा, और D और E के बीच में B बिठाना है, ये हो गया पूरा सवाल कंप्लीट, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान ना, आराम से बन जाएगा इस सवाल। अब आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गलत ढूंढना है। तो क्या बोल रहा है, E के दाईं ओर चौथा व्यक्ति A है, तो E के दाईं ओर 1 2 3 4 ये A है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो सही है। तो D के ठीक दाईं ओर G है, तो D के ठीक दाईं ओर G है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा, D के दाईं ओर तीसरा व्यक्ति F है, तो D के दाईं ओर तीसरा, तो 1 2 3 F है, नहीं यहां तो C है, इसका मतलब ये वाला जो है ये गलत है। और चौथा पढ़ लेते हैं, D के ठीक बाईं ओर B बैठा है, तो D के ठीक बाईं ओर, बायां इधर B बैठा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा हुआ, C। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल में ऑलरेडी ये देखो मैंने बना रखा है, सेम वही है जो इधर है, ताकि डबल डबल बनाना नहीं पड़े इसलिए। तो अब यहां सवाल पे आते हैं सीधा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन देखो, B के बाईं ओर चौथा व्यक्ति C है, तो B के बाईं ओर मतलब इधर चौथा व्यक्ति C, 1 2 3 4, नहीं ये वाला तो गलत है। G के दाईं ओर A बैठा हुआ है, तो G के दाईं ओर, तो दायां नीचे होता है, तो दाईं ओर A बैठा है, बिल्कुल सही कह रहा है, दाईं ओर A बैठा है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहीं पर वापस सवाल वो का वही है, ठीक है। उस पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर पहला व्यक्ति बैठा है। दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर पहला, तो हम सबसे पहले कहां चलेंगे, सेकंड वाले के पास चलेंगे और यहां से ढूंढना है, मतलब दूसरा जो व्यक्ति है उसका बाईं तरफ ये पहला होना चाहिए, तो E के बायां B होना चाहिए, तो E ये रहा, इसका बायां इधर, तो ये दायां होता है, पहला नहीं है। A और C, तो A से गिनो के C किस तरफ है, तो A से C ये भी दाईं तरफ है, हमें ढूंढना बायां। फिर D से शुरू करो, D ये रहा, और D से कौन G, तो D से G जाएंगे तो वो भी दायां है।
फिर है जी से डी, तो जी से डी, तो जी से डी ये है इधर, और इधर वाला कौन सा होता है, बायां, तो इसका मतलब है यहां से बायां। आंसर कौन सा हुआ, 4। चलो और आगे बढ़ते हैं, और नंबर का ध्यान ना सवाल का, ठीक है, कि कौन सा नंबर का, ताकि ध्यान रहे। 21, फिर ये था आपका 22, देन ये था 23, फिर ये था आपका 24, तो ये है 24 नंबर का सवाल। तो यहां पर 24 नंबर का सवाल जो है वो सवाल चेंज हो चुका है, देखना। ए बी सी डी ई एफ और जी गोलाकार टेबल, तो ये है एक टेबल, 1 2 3 4 5 6 ना 7, ये 7 लोग हो गए, ठीक है, 7 लोग बैठे हुए। फिर क्या बोल रहा है, डी जो है सी या ई क्या पड़ोसी नहीं है, लेकिन अभी तो हमें ये पता ही नहीं है, तो इस लाइन को छोड़ो। ए जो है बी और सी का पड़ोसी है, ये भी नहीं पता, ये भी छोड़ो, पहले आगे चलते हैं। जी जो कि डी के बाईं ओर, तो यहां से लिखते हैं कि जी जो कि डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले बिठाते हैं डी को। अब आगे जी जो है वो डी के बाईं ओर, तो बायां इधर दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब यहां जी हो गया, ये जी आ गया। फिर आगे लिखा है ई और एफ का पड़ोसी है, मतलब जी जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वो ई और एफ का पड़ोसी है, मतलब जी जो बैठा है वो ई और एफ का पड़ोसी है, तो या तो यहां ई आ सकता है या एफ, या फिर यहां ई आ सकता है या एफ, क्योंकि इनका पड़ोसी लिखा है इसलिए, मतलब एक तरफ ई आएगा तो एक तरफ एफ आना ही है। तो ये लाइन कंप्लीट हुई। अब ई और एफ या जी का नाम कहां आया, ऊपर देखो क्या लिखा है यहां पर, कि जो डी है वो सी या ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब ये डी है, ये सी या ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब इसका मतलब वो कह रहा है यहां ई नहीं आना चाहिए, तो अगर यहां ई नहीं आना चाहिए तो फिर तो एफ ही आएगा, और अगर एफ इधर आ गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहां फिर कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है। फिर और क्या लिखा है कि ये सी का पड़ोसी भी नहीं है, मतलब यहां सी नहीं आना चाहिए, तो यहां सी नहीं आना चाहिए, क्रॉस कर दिया मैंने। अब देखो बीच वाली लाइन क्या कह रही है, बीच वाली लाइन कह रही है कि ए जो है बी और सी का पड़ोसी है। कभी भी एक आदमी दो का पड़ोसी हो तो उसको बीच में होना चाहिए, ताकि साइड वाला दोनों पड़ोस में आ जाए। तो ए जो है वो बी और सी दोनों का पड़ोसी है, तो ए आएगा बीच में, तो बी और सी, तो ए आएगा बीच में, और बी और सी, तो सी इधर नहीं हो सकता, तो सी इधर नहीं होगा, तो इधर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इधर सी आ जाएगा। ये हो गया आपका पूरा सवाल। अब देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, पहला वाला देखो, एफ और जी के बीच में डी बैठा हुआ है, तो एफ और जी के बीच में नहीं है, गलत। दूसरा, ए और डी के बीच में बी बैठा हुआ है, तो ए और डी के बीच में बी बैठा है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सेकंड। चलो अगला सवाल लेते हैं, 25 नंबर, ठीक है। अब इस सवाल में तो डायग्राम देखो ऑलरेडी बना रखा है, बार बार मुझे बनाने नहीं पड़े इसलिए। तो देखो अगला सवाल वही सवाल है, उसका पूछा क्या नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जोड़ी पहले व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बैठे दूसरे व्यक्ति के साथ है। क्या लिखा है, किसकी जोड़ी पहले व्यक्ति, पहले मतलब ये पहला वाला, पहले व्यक्ति के ठीक मतलब होता है जस्ट पास में, ठीक दाईं ओर बैठे दूसरे व्यक्ति के साथ है, मतलब पहले वाले के ठीक दूसरा जो है वो दायां बैठा हुआ हो। तो बी से शुरू करो, ये बी, बी से डी, क्या दाईं तरफ है, तो दायां तो ऊपर होता है, ये तो इधर है, मतलब गलत, पहला नहीं है। दूसरा देखो जी से एफ, तो जी से एफ गिनो, जी ए और जी से एफ, तो जी से एफ कहां है, दाईं तरफ है, तो बिल्कुल दाईं तरफ है, तो जी से एफ दाईं तरफ है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड। अच्छा ई से सी चेक करो, तो ई से सी बाईं तरफ है, ए से ई चेक करो, तो ए से ई दाईं तरफ है, लेकिन जस्ट नहीं है, वो दूसरा है, तो इसने बोला ठीक दाईं तरफ है, इसका मतलब आंसर कौन सा है, सेकंड। चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा, एक परिवार में प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहन है। ये मेंटल एबिलिटी का सवाल आ गया अब, ठीक है। तो एक परिवार में प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहन है, तो प्रत्येक बेटी के पास, ध्यान ना, प्रत्येक बेटी के पास समान भाई और बहन है, मतलब अगर यूं समझो एक लड़की है तो उसका एक तो भाई हुआ और एक बहन हुई, मतलब समान संख्या में भाई और बहन है। तो यहां पर ये है बेटी, मतलब एक बहन ये भी है, ठीक है। तो अगर इसको पूछेंगे तो भी क्या बोलेगी कि हाँ मेरा एक भाई है और मेरी एक बहन है और एक भाई है, और इससे बोलेंगे तो भी वही यही बोलेगी। तो देखते हैं और आगे, और प्रत्येक बेटे के पास समान भाइयों की तुलना में बहनें, प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगुनी है, भाइयों की तुलना में बहनें डबल है, तो भाई इसके पास तो भाई भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास भाई नहीं है, तो बहनों की संख्या डबल कैसे होगी, तो इसका मतलब हमें संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं एक ले लेता हूं कि इसका अगर एक भाई हो, तो इसका मतलब इसका अगर एक भाई है तो बहनों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। लेकिन वापस आते हैं कि फिर ये लाइन बिगड़ जाएगी कि प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहन है, तो यहां पर इसकी बहन कितनी है, एक, तो भाई कितने हो गए, दो हो गए, तो भाई वापस दो हो गए।
तो इसका मतलब है ये लाइन अगर बिठाओगे तो वो बिगड़ जाएगी, तो संख्या और बढ़ानी पड़ेगी ताकि यहां प्रत्येक बेटी के पास समान भाई और समान बहनें हो जाए। तो समान भाई और समान बहनें मतलब 2 भाई है तो बहन भी कितने होनी चाहिए, फिर बहन भी 2 होनी चाहिए। तो ये समान भाई और समान बहन हो गए। लेकिन वापस आओ, प्रत्येक बेटे के पास सवाल बैठता है कि नहीं बैठता है? प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगुनी है, तो भाइयों की तुलना में बहनें दुगुनी है, तो बहनें 3 है और इसका भाई कितना है 1, तो भाई 1 है बहनें 3 हो गई, मतलब तो भी नहीं बैठेगा मामला। तो यहां पर एक भाई और बढ़ाओ, तो यहां से एक भाई इसका और बढ़ाते हैं, तो इस आदमी के कितने भाई हो गए, 2 भाई हो गए। और बहनों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, डबल। तो डबल का मतलब है एक बहन और होनी चाहिए, फिर तो एक बहन और होनी चाहिए। अब देखो यहां पर बेटियां घर में कितनी हो गई, 4, तो इसका मतलब है बहनें हो गई 4, इसके भाई कितने हैं 2, तो इसका मतलब 2 का डबल 4 हो रहा है। अब वापस पहली संख्या बैठ रही है क्या आपकी, तो प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहन है, तो प्रत्येक बेटी के पास, ये बेटी किसी एक को पूछो तुम्हारी बहनें कितनी है कि मेरी तो 3 बहनें, तुम्हारा भाई कितना है कि मेरे तो 3 भाई है, इसका मतलब सवाल यहां जाके आपका प्रॉपर बैठ जाएगा। अब आगे चाहो तो इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हो, ये तो मैंने एक एक करके आपको बताया था। अब बोल रहा है कि परिवार में कितने बेटे हैं, तो परिवार में बेटे कितने हैं, तो इसका मतलब लड़के कितने हैं 3, तो इसका राइट आंसर क्या था 3 है। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में है P Q R S T U और V, टोटल कितने लोग हो गए, 3 3 6 और 1 7, तो 7 केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे, मतलब गिर्द मतलब वही गोल गोल बैठे 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठे। फिर क्या लिखा है, P V और S के बीच में बैठा है, ये बीच वाला कभी भी पहले मत करना, ठीक है। आगे R जो S के दाएं दूसरा है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं S, ठीक है। R जो S के दायां दूसरा है, यहां R आ गया, ठीक है। और आगे लिखा है Q और U के बीच में, तो इसका मतलब जो R है वो Q और U के बीच में, तो इसका मतलब यहां Q होगा या U, यहां Q होगा या U, दोनों में से कोई एक होगा। आगे क्या लिखा है, Q जो है वो T का पड़ोसी नहीं है, तो Q जो है वो T का पड़ोसी नहीं है, तो Q अगर इधर आ जाए तो यहां तो T नहीं हो सकता, Q इधर आ जाए तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहां T नहीं आ सकता। चलो अभी इसको छोड़ो और आगे आते हैं। P जो है वो V और S के बीच में है, तो P जो है V और S के बीच में, तो V और S के बीच में लाना, तो S तो हमें पहले से पता था, तो इसका मतलब है S इधर है तो यहां कौन आएंगे V, तो V और S के बीच में कौन आ गया, ये P आ गया। इसका मतलब T की जगह कहां बचती है, तो T अगर यहां बैठता है कि T को यहां बिठाओ तो क्या बैठ पाएगा, तो T के लिए जगह एक ही बची है क्योंकि यहां तो Q और U ही बैठ रहे हैं, तो T अगर यहां बैठता तो ये क्या बोल रहा है कि Q जो है वो T का पड़ोसी नहीं है, तो Q जो है वो T का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब Q को यहां मत बिठाओ, यहां किसको बिठाओ, U को, तो यहां कौन बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक Q आ जाएगा। ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, तो राइट कौन सा है ये पता करना है। पहला पढ़ो, V P और S के बीच में, तो V जो है वो P और S के बीच में नहीं, S V के बायां दूसरा है, तो S जो है वो V के बायां दूसरा, तो बायां किधर होता है दोस्तों, तो बायां इधर से इधर होता है, तो S जो है बायां दूसरा नहीं। तीसरा R जो है P के बायां तीसरा है, तो P के बायां, P का है ये, बायां किधर होता है इधर, तो इसका 1 2 3 ये भी नहीं है। फिर है कि P S के तुरंत बाएं है, तो P जो है S के, S कहां बैठा है ये, और बायां इधर होता है, तो P जो है S के तुरंत बायां है, इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, D, ठीक है। चलो और आगे देखो 28 नंबर, सेम सवाल था इसलिए डायग्राम पहले से बना हुआ है आपके लिए। अब सवाल के बीच में यहां आ जाओ, R और U के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो R और U के बीच में कौन है, तो R और U तो दोनों पड़ोसी है, तो इनके बीच में कौन है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है A B C D और E, 5 स्कूल है, ठीक है। तो 5 स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर कर रखा है, A E और B के बीच में बैठा हुआ है, तो A जो है वो E और B के बीच में बैठा है। अब ये नहीं पता कि B किधर है, इधर है कि इधर है, ठीक है, बीच में बैठा है। फिर क्या लिखा है, E जो है वो D के दाईं ओर है, तो E जो है वो D के दाईं ओर है, E D के दाईं ओर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहां E हुआ तो E जो है वो D के दाईं ओर है, यहां हो जाएगा। लेकिन अगर E यहां हुआ तो D के दाईं ओर कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां तो A बैठा हुआ है। इसका मतलब हमें यहां पर कंडीशन मिल चुकी है कि यहां पर आपको E बिठाना पड़ेगा और यहां पर आपको E नहीं, यहां B बिठाना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे लिखा है यदि C और D किनारों पर है, तो C और D मतलब ये किनारा है, तो ये तो लास्ट हो गया, तो फिर इसका मतलब इधर लास्ट में कौन आ जाएगा, C, तो C और D किनारे पे हो गए। अब क्या बोल रहा है, C के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, तो C के बाईं ओर, तो C ये और इसका बायां, तो बाईं ओर कौन बैठा हुआ, B, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, B हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो लास्ट सवाल क्या है, A B C तथा D 4 नगर है, ठीक है। उसमें
बी जो है वो ए के उत्तर पश्चिम में, तो बी जो है वो ए के, तो ए लिख देता पहले, और ए का उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो उत्तर होता है ऊपर, पश्चिम इधर, मतलब इस तरफ, तो यहां हो गया उत्तर पश्चिम, ये लिख दिया। फिर आगे सी जो है वो बी के दक्षिण में, तो सी जो है वो बी के दक्षिण में, ठीक है, तो बी के दक्षिण, अब दक्षिण में कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और नीचे भी हो सकता है, क्योंकि दूरी तो कहीं दे नहीं रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। और सी जो है वो बी के तो दक्षिण में है तथा ए के उत्तर पश्चिम में, रेखा डी ए पर स्थित है, तो इसका मतलब ए के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे पश्चिम इधर, तो दक्षिण पश्चिम में है, मतलब वो इस तरफ कह रहा है, तो इसका मतलब यहां पर बीच में सी नहीं है, सी यही है दक्षिण में और इधर। और क्या कह रहा है, डी ए रेखा पर स्थित है, तो डी ए रेखा आप दो तरफ से बना सकते हो। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो डी यहां लिख दूं तो डी ए रेखा हो गई, अगर इधर नहीं है तो फिर मैं यहां लिख दूं कि डी ए जो है वो लाइन अगर आगे बढ़ा दी जाए तो डी की कंडीशन दो हो जाती है, इधर और इधर, डी ए रेखा पर स्थित है, ठीक है। अब और पहला सवाल क्या कह रहा है, डी जो है वो ए की किस दिशा में स्थित है, डी जो है वो ए की किस तरफ स्थित है, तो इसका मतलब यहां पर दो आंसर आएंगे। यहां से अगर मैं देखूं इस तरफ, तो ये कौन सा होता है, उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर और पूर्व के बीच में मतलब हो गया उत्तर पूर्व। और अगर इस तरफ देखते हैं नीचे की तरफ, तो जस्ट इसका अपोजिट, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसका आंसर आता है दक्षिण पश्चिम। तो अब देखते हैं कि हमें ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है दोनों में से, तो यहां से देखो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, तो यहां उत्तर पूर्व अवेलेबल है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, उत्तर पूर्व हुआ। क्लियर। तो ये थे आज के आपके टोटल 30 के 30 सवाल, और ये था आपका पूरा टेस्ट रीजनिंग का। तो कैसा क्या लगा, सवाल कैसे क्या थे, बहुत ज्यादा लेवल के थे, हार्ड थे या सिंपल थे, कमेंट करके जरूर बताना, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है दोस्तों। और जो पहली बार आए हैं, हर शनिवार को टेस्ट होता है 9 बजे रीजनिंग का, 10 बजे सॉरी उल्टा बोल गया, 9 बजे मैथ्स का और 10 बजे रीजनिंग का टेस्ट होता है, और उसका सॉल्यूशन आते हैं संडे को, ठीक है दोस्तों। वापस मिलते हैं सोमवार को।